नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में भू संतुलन की संकल्पनाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सर जॉर्ज एरी की जो भू संतुलन की संकल्पना है उसको समझेंगे। एरी महोदय ने बताया कि जो हिमालय का आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता, क्योंकि खोखला या बुलबुले से बना हुआ हिमालय जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। इतना बड़ा पर्वत जो है वो स्थिर अवस्था में लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। उन्होंने बताया कि वास्तव में ऐसा है कि जो अधिक पदार्थ का जो भार है नीचे से कम पदार्थ के द्वारा या कम भार वाले पदार्थ के द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो अधिक घनत्व वाला अधस्तर जो सब स्ट्रेटम है उसके ऊपर तैर रही है, अर्थात सियाल जो परत है वो सीमा परत पर तैर रही है। इस प्रकार जो हिमालय है वो इसके नीचे जो भारी ग्लासी मैग्मा है उसके ऊपर तैर रहा है। हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है, ये अधस्तर के ऊपरी भाग पर जो हमें दिखाई देता है वो ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी काफी नीचे तक प्रविष्ट किया हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि जब एक कोई नाव है जो पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश जो भाग है वो जल में डूबा हुआ रहता है। उसी प्रकार ही हिमालय भी जो अधिक घनत्व वाले मैग्मा पर तैर रहा है, उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक स्थित है। जिस प्रकार कोई बर्फ का जो टुकड़ा है या आइसबर्ग जब जल पर तैरता है तो उसका एक भाग ही ऊपर दिखाई देता है, बाकी जो 9 भाग हैं वो जल के अंदर रहता है। उसके तैरने के लिए ऐसा आवश्यक है 9 भाग जल के अंदर रहने चाहिए और एक भाग ऊपर दिखाई देना चाहिए। इसे लो फ्लोटिंग या तैराव का नियम भी कहते हैं। इसी को आधार मानते हुए जो आइसोस्टेसी की जो संकल्पना है उसकी व्याख्या एरी महोदय ने की है। उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय भागों का जो औसत घनत्व है वो 2.67 है तथा जो सबस्ट्रेटम का जो घनत्व है वो 3 है। क्रस्ट का जो प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग का सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ता है, अर्थात जो भाग जितना ऊंचा है वो उतना ही अधिक नीचे गहराई तक जो है वो सबस्ट्रेटम या सीमा में धंसा हुआ है। यदि तैराव का जो ये नियम है, इस नियम को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय का जो ऊपर जैसे 8,848 मीटर जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ जो सब स्ट्रेटम में है। हिमालय की ऊंचाई को मोटे तौर पर यदि हम 8,848 मीटर मान लें तो 8,848 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 79,632 मीटर तक का भाग जो है इसकी जो हल्का पदार्थ है वो सब स्ट्रेटम के अंदर धंसा हुआ है। सर जॉर्ज एरी ने जो है एक प्रयोग किया। उन्होंने जल के एक बर्तन में समान घनत्व के जो टुकड़े हैं लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर है, ऊंचाई में डिफरेंस है, लेकिन उन सभी का घनत्व कैसा है? समान। जब उन्होंने जल में इसको डुबोया तो उन्होंने पाया कि जो भाग जितना जो छोटा है जिसकी ऊंचाई कम है वो जल में कम गहराई तक प्रविष्ट किया हुआ है और जो भाग जितना ऊंचा है वो अधिक गहराई तक प्रविष्ट किया हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि घनत्व में तो जो है समानता है, उच्चावचों का घनत्व समान है, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है उसमें विभिन्नता पाई जाती है और इन्होंने इसे अपने सिद्धांत का आधार माना है। इन आधारों पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा हुआ होगा। विभिन्न स्तंभों का घनत्व उन्होंने बराबर लिया लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। एरी के मत को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि ऊंचे उठे भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ें
जैसे सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भाग के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार पाया जाता है। इसी कारण जो है उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति है वो कम थी। इसके विपरीत जो कम ऊंचे भाग हैं तथा निचले भाग हैं वो कम गहराई तक जो है सबस्ट्रेटम में प्रविष्ट किए हुए होते हैं, अर्थात वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में हटा पाते हैं। यदि एरी के मत को मान्यता दी जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। हिमालय जो है उसकी जो जड़ें हैं वो 79,632 मीटर की होंगी। ऊपरी भाग के पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय कितनी जो जड़ें हैं, हम जानते हैं कि जब हम धरातल से नीचे की ओर जाते हैं प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हिमालय की यदि इतनी गहरी जड़ें हैं तो वो अत्यधिक ताप के कारण जो है वो पिघल जाएंगी, इसलिए ये थोड़ा सा भ्रामक लगता है। ये इसको लेकर जो है एरी के मत की आलोचना की जाती है। अब दूसरी जो आइसोस्टेसिस से संबंधित संकल्पना है वो प्राट महोदय की है। प्राट ने हिमालय की जो चट्टानें हैं तथा समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों का अध्ययन करने के पश्चात ये पाया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों की तुलना में कम है, पठारों का मैदानों की तुलना में और मैदानों का समुद्र तली की तुलना में घनत्व कम पाया जाता है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध पाया जाता है। जो भाग जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना कम है तथा जिस भाग की ऊंचाई कम है उसका घनत्व अधिक पाया जाता है, ऐसा प्राट महोदय ने स्पष्ट किया। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, जिसके ऊपर जो है और उसके नीचे जो घनत्व है उसमें समानता होती है। एक स्तंभ में जो घनत्व है वो नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाने पर जो घनत्व में अंतर आ जाता है। इस तरीके से जो प्राट महोदय ने जो है यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया कि घनत्व जो है वो अलग अलग होता है और गहराई में जो है वो समानता पाई जाती है। जस्ट एरी का उल्टा, एरी ने बताया था यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, बट प्राट ने उनका उल्टा बताया कि यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। प्राट के अनुसार क्षतिपूर्ति रेखा उन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन बताया है, उसके ऊपर जो है वो घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा उसके नीचे घनत्व में समानता पाई जाती है। यहाँ इन्होंने लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर जो है ये ए और बी दो स्तंभ दिखाए हैं। ए स्तंभ ऊंचा है लेकिन इसका घनत्व कम तथा बी स्तंभ नीचा है, इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा है। प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होगा, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व का होगा। घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर व बेरिस्फीयर के अंदर ये अंतर नहीं पाया जाता। प्राट ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये जो घनत्व में जो अंतर देखने को मिलता है ये केवल लिथोस्फीयर में है, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर में ऐसी स्थिति नहीं है। प्राट के अनुसार जो संतुलन की स्थिति है उसको उन्होंने एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया। उन्होंने तैराव का जो नियम, प्राट का जो मत है, विश्वास जो है वो तैराव के नियम में नहीं था, लो फ्लोटेशन में नहीं था। जैसे एरी का जो सिद्धांत का आधार था वो तैराव का नियम था, लेकिन प्राट के सिद्धांत का जो आधार है वो क्षतिपूर्ति तल का नियम है। प्राट ने जो एक पारे से भरा हुआ बर्तन लिया, उसमें उन्होंने अलग अलग धातुएं जैसे सिल्वर, जिंक, पायराइट, टिन, आयरन, इनके अलग अलग धातुओं के स्तंभ लिए। इनके जो स्तंभ हैं उनकी ऊंचाई में विभिन्नता थी लेकिन घनत्व के अंदर जो है वो समानता जो पाएगी। उन्होंने देखा कि लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर जो है इनकी ऊंचाई में भिन्नता है लेकिन उनके नीचे जो है ये क्षतिपूर्ति तल के नीचे जो है इनके मध्य समानता या समान घनत्व पाया जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि एक स्तंभ जैसे सिल्वर का जो दिया हुआ है इस पूरे स्तंभ का घनत्व समान है, लेकिन सिल्वर और जिंक के जो अलग अलग स्तंभ है इनके घनत्व में जो है वो अंतर पाया जाता है। जो जितना ऊंचा होगा घनत्व उसका उतना कम होगा, जो जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा
होगा। ऐसी स्थिति लाइन ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन क्षतिपूर्ति तल के ऊपर ही है, उसके नीचे घनत्व में क्या है, समानता है, समान प्रकार का पदार्थ स्थित है। इस तरीके से जो है प्राट एवं जो एरी की जो मत हैं वो एक दूसरे की उल्टी व्याख्या करते हैं। इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो बोवी के अनुसार एरी और प्राट के मतों में प्रमुख अंतर क्या है। एरी ने तो बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व क्या है, बराबर, लेकिन उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। प्राट क्या बताते हैं कि एक समान गहराई है, गहराई में तो समानता है लेकिन घनत्व में अंतर पाया जाता है। एरी और प्राट के मतों को यदि हम देखें तो लाइन ऑफ कंपनसेशन ये जो है इसके नीचे जो है तो प्राट तो कहते हैं घनत्व में समानता है, लेकिन एरी क्या कहते हैं, इनके नीचे भी घनत्व में अंतर पाया जाता है। जो जितना ऊंचा होगा वो इतनी गहराई पर धंसा हुआ होगा, लेकिन प्राट जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं कि घनत्व में लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे समानता पाई जाती है। इसके अलावा हिस्केनन की जो संकल्पना है वो भी कहते हैं, उन्होंने 1933 में एरी और प्राट की संकल्पनाओं को आपस में मिलाकर एक नई संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन दोनों को जोड़कर जो है संकल्पना उन्होंने बनाई। उनके अनुसार सागर तल पर भूस्तंभों की जो सैलों का घनत्व 2.76 ऊंचाई पर स्थित सैलों का जो घनत्व है वो 2.7 से अधिक होता है। इसी तरह सागर तल के नीचे जाने वाले सैलों का घनत्व बढ़ता है। वो बताते हैं कि सी लेवल है उससे ऊपर जो है वो घनत्व 2.7 है और उसके नीचे जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इनके अनुसार विभिन्न भूभागों के घनत्व एवं एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। उन्होंने दोनों चीज ली है। जैसे प्राट तो कहते हैं कि एक भूभाग के घनत्व में समानता होती है लेकिन अलग अलग के मध्य अंतर पाया जाता है। ये कह रहे हैं कि विभिन्न भूभागों के घनत्व में भी अंतर पाया जाता है और एक जो भूभाग है उसके अलग अलग भागों के घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। इस तरीके से हिस्केनन कहते हैं कि एक भूस्तंभ जो है उसके विभिन्न भागों ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जाने पर भी उसके घनत्व में अंतर पाया जाता है। विभिन्न भूस्तंभ मतलब पर्वत, पठार, मैदान, इनके घनत्व में भी विभिन्नता होती है और एक भाग जैसे पर्वत लें, पर्वत में भी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। कम ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व अधिक तथा अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व कम होता है। इस तरीके से एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा निचले भागों में भी अधिक घनत्व होता है। इस तरीके से दोनों का मिला जुला जो रूप है वो हिस्केनन प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।